स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस बियॉन्ड ऑर्डिनरी थिंकिंग। Students, I am starting a series on general science and ability for CSS. ये सीरीज बनाने का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को जितने बेहतर तरीके से या बेहतर अंदाज से कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाए ताकि वो एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से उसको लिख कर आए और अच्छे मार्क्स लें। वी ऑल नो कि जीएसए ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, यू कैन नॉट स्किप इट। और ये जो टेस्ट करता है बेसिकली इट टेस्ट जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी ये हमारी बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, environmental science, astronomy, etc. With it, it also tests your mental abilities. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मैथमेटिकल पार्ट कहते हैं, बट मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि इसको हम मैथमेटिक्स कहें। मैथमेटिक्स इज समथिंग एल्स वेयर यू आर इन्वॉल्व इन कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इक्वेशंस एंड ईटीसी। ये बहुत बेसिक से इसमें मेंटल एबिलिटीज टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इस वीडियो को बनाने ये वीडियो हम साइंस से शुरू कर रहे हैं एंड लेटर वी विल बी डिस्कसिंग द एबिलिटी पार्ट। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का जो पोर्शन है उसका फर्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रोनॉमी। स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला टॉपिक होता है सीएसएस में टू स्टडी इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में भी उसने बहुत जो सिलेबस बनाने वाला है उसने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। वी नीड टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, यूनिवर्स, गैलेक्सी, solar system, planets, planetary system, and the astronomical system of universe. आज का जो लेक्चर है, द लेक्चर नंबर 1, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ टॉपिक नंबर 1। और हम इसमें जो पढ़ेंगे, जो हम समझने की कोशिश करेंगे इज व्हाट इज यूनिवर्स। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, क्रिएशन कैसे हुई यूनिवर्स की, और एंड क्या होगा। And for next video we will be discussing the further part for the topic number 1 mentioned in our syllabus. So I think it is very clear to you, or we should start our lecture now. Word constituent, it is basically the component and the element that makes up something. एक जूस है जिससे कोई भी चीज बनती है, और वो जूस किस तरीके से आपस में अरेंज्ड है, हाउ दे आर अरेंज्ड, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। सो जो हमारा पहला चैप्टर है, इट इज सिंस रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, वी विल बी डिस्कसिंग द कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स। We will be studying the component of the universe and how they are arranged. एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स के कंपोनेंट्स है कुछ, वो कंपोनेंट्स
आपस में कैसे अरेंज्ड हैं और वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, दैट इज द एजेंडा ऑफ आवर टॉपिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से. यूनिवर्स समझने के लिए सपोज मैं एक वेल नोन डायग्राम बनाता हूँ टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स. ओके, ये एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है. अब सवाल ये है कि यूनिवर्स बुनियादी तौर पर कहते किसका है? तो इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है. यूनिवर्स स्पेस को कहते हैं. यूनिवर्स हम कहते हैं किसको? स्पेस को. यूनिवर्स हम स्पेस को कहते हैं. स्पेस किस चीज के लिए? एवरीथिंग. यूनिवर्स एक वास्ट टर्म है जो कि स्पेस को बयान करता है. उस स्पेस में एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडेड होता है. मिसाल के तौर पर मैटर, एनर्जी, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड टाइम इटसेल्फ. जो यूनिवर्स है ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है which includes everything that exists. इस यूनिवर्स में गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ये बेसिकली ये जो डायग्राम है इट इज गिवन थ्रू द बिग बैंग concept. We will be studying and discussing it later. So, according to known history, the universe is approximately 13.8 billion years old, and it is widely accepted figure. Although it is not a final figure and we cannot justify and prove it because uh, it is very difficult to prove the exact age of the universe. Moving forward, it is also believed कि जो हमारी यूनिवर्स है ये एक्सपेंड कर रही है and it will keep expanding. You can see it. ये हमारी यूनिवर्स की एक रफ सी एक कंटेनर टाइप का है. इट इंक्लूड्स आवर अर्थ, celestial bodies, or you can say the Milky Way, all the galaxies is included in the universe. ये जो सारी चीजें हैं कि celestial bodies क्या होती हैं, galaxies क्या होते हैं, मैटर, एंटी मैटर, एनर्जी, डार्क एनर्जी ऑफ कोर्स, एंड नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर, ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? इस सब की स्टडीज एंड रिसर्च एस्ट्रोनॉमी में होती है. व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? Astronomy is the branch of science that studies celestial objects, space, and the physical universe as a whole. It involves observing, measuring, and analyzing the properties, movement, and the interactions of celestial bodies and applying the principle of physics
to explain their behavior and evolution. इसको सिंपल समझते हैं। सबसे पहले तो हम वी शुड नो व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स इज study of matter and energy, और इनका बाहिमी ताल्लुक, कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, इट इज कॉल्ड फिजिक्स। नाउ जो एस्ट्रोनॉमी है इसमें हम फिजिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, हम प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। और ये प्रिंसिपल हम इंप्लीमेंट करने के बाद व्हाट वी गेट, द बिहेवियर ऑफ यूनिवर्स। नाउ एस्ट्रोनॉमी की कुछ शाखें हैं जो कि स्पेसिफिकली डील करती है अपनी स्पेसिफिक ब्रांच को। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोफिजिक्स। नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि एस्ट्रोनॉमी में अलग अलग ब्रांचेस हैं जो कि अलग अलग फिनोमिना को डील करती है ताकि उस पर बेहतर तरीके से रिसर्च हो सके। So we have one of the famous and important branch, astrophysics. Astrophysics, it deals with the study of behavior and properties of celestial bodies. Celestial bodies is anything naturally occurring matter bodies. And cosmology. Cosmology is the study of origin, evolution, and the overall structure of the universe. और यही कॉस्मोलॉजी थी that explained the Big Bang phenomena or theory. And moving on, we have another branch, that is planetary science, which deals with the study of planets, moons, and the planetary system, focusing on their composition, dynamics, and formation. Moreover, if you want to study about the life cycle of stars, how they are formed, how they evolve, and how they dead, how they die. So it is studied in stellar astronomy. हमें ये पता है कि जो हमारी गैलेक्सी है, ये सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है। वी हैव मल्टीपल गैलेक्सीज, Galaxy 1, Galaxy 2, Galaxy N. We have multiple galaxy and each galaxy have its own solar system, multiple solar system। और सिर्फ एक सन नहीं होता है, मल्टीपल सन होते हैं, मल्टीपल सोलर सिस्टम होते हैं, मल्टीपल गैलेक्सीज होती हैं। सो इन गैलेक्सीज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है, आपस में इंटरेक्शन होती है इनकी, we study it in galactical galactical astronomy. So I think you are all familiar with the basic concepts of astronomy. You are familiar with the universe. What is universe? Universe is basically a space for everything that exists. And now, important question is how you divide the word everything here. Universe is everything in a space. Now that everything is divided into three major parts. Number one, it is normal matter.
Normal matter, that's it's a simple matter, it is an observable matter. जैसे हमें पता है कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, जिसको हम फील कर सकें, या विजिबल मैटर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हमें हमारे प्लैनेट्स विजिबल होते हैं, हमें स्टार्स विजिबल होते हैं, तो जो गैलेक्सीज भी विजिबल होती हैं। तो जो मैटर इनको बनाता है, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल मैटर। And according to European Space Agency, 5% of the total universe is normal matter. Moving forward, we have dark matter, or you can say, uh, sorry, okay, ये दोनों हमारे पास मैटर है। It is dark matter. Now we know कि ये मैटर है, and we also know कि मैटर क्या होता है, anything which occupies space and have mass. But that dark mass is mysterious. We cannot observe, we can observe it, but we cannot see it. It does not emit, absorb or reflect light. ये डार्क मैटर को हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि ना ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ना ये एब्जॉर्ब करता है, और ना ही इमिट कर रहा होता है। हाँ, एक फिनोमेना है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहा होता है अदर गैलेक्सीज के मोशन को। जितनी भी गैलेक्सीज होती हैं उनके मोशन को ये इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। उससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि देयर इज एन इनविजिबल मास दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द मोशन ऑफ द गैलेक्सीज, दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। Moreover, again we have dark energy. Dark energy is, again, it is a mysterious form of energy. We don't know what form of the energy it is, but we know one thing: it added in the accelerated expansion of the universe. For just a quick concept, this is our galaxy. Sorry, this is a very rough diagram. So it was a Big Bang initially. That part was a deceleration part. Here the expansion was slowed. Later it was accelerated. The expansion of the universe was accelerated. Now the energy that helped in acceleration of particular expansion, that is dark energy, and it is 70% of the whole universe. You can imagine the amount of matter and the energy in the universe, since we believe that every matter is made up of energy. We will be studying in Big Bang how the energy is converted into the matter. So we have 70% of the total universe is dark energy, and I am quoting European Space Agency. Uh, so you can also quote this that in your exam. It will give you a good impression. And the dark matter is around 25%, 25% of the total universe. So हमें ये समझ आ गया कि यूनिवर्स होती क्या है। हमने ये भी पढ़ लिया कि यूनिवर्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं: नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर, dark energy. We know what is astronomy, we know the branches of the astronomy, and we have built our base. Now the question is कि यूनिवर्स बनी कैसे, ऐसा क्या हुआ कि यूनिवर्स वजूद में आई। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है, फर्स्ट पर्सपेक्टिव, इट इज रिलीजन। रिलीजियस पर्सपेक्टिव है कि ये जो यूनिवर्स है ये खुदा के हुक्म से बनी है। बिल्कुल वी बिलीव, बीइंग अ मुस्लिम वी बिलीव
कि ये खुदा की ही क्रिएशन है। नाउ जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, ऑल्दो वी बिलीव के जो बिग बैंग थ्योरी है इट इज समहाउ रिलेटेड और समहाउ जो इंटरलिंक्ड है विद द रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑफ मुस्लिम्स। सो नंबर वन पर्सपेक्टिव तो ये है कि खुदा ने चाहा और दुनिया बन गई। नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर हाउ इट इज फॉर्म्ड, दैट्स इट। But there is a very famous theory that says that is about Big Bang theory. और Big Bang theory believes कि जो अर्थ है, सॉरी, जो यूनिवर्स है, I already explained that universe is approximately 13.7 billions years old। इस बात को जॉर्ज लेमेटायर, जो कि एक बेल्जियन प्रेस्ट और फिजिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था इस आइडिया को। उन्होंने का कहना यह था कि जो यूनिवर्स है इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ प्राइमेवल एटम और कॉस्मिक एग, जो कि बाद में एक्सप्लोड हुआ और यहाँ से हमारी जो ना मूवमेंट ऑफ क्रिएशन शुरू हुई। इस बात को सपोर्ट किया एडविन हबल ने व्हेन ही ऑब्जर्व द रेड शिफ्ट कॉन्सेप्ट। हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेड शिफ्ट। इन्होंने देखा कि जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं, इट द डिस्टेंट गैलेक्सीज हमें जो बिहेवियर शो कर रही हैं डेट इज रेड शिफ्ट, वो इस तरीके से इस थ्योरी को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि रेड शिफ्ट तभी हो रहा है जब गैलेक्सीज वो दूर जा रही हैं। क्योंकि इस थ्योरी का मानना यह है, नंबर वन, कि it all started with an cosmic egg. The cosmic egg exploded, it expanded and keep expanding. And since the universe is expanding, all the components are going away. The distant galaxies are going away. So that is the concept of Big Bang. हम इसको थोड़ा डीपली समझते हैं, बिग बैंग थ्योरी को। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। इट बिलीव्स, नंबर वन, it all started with singularity। Singularity in a concept कि जो यूनिवर्स थी ये ये एक बबल टाइप में या एक फायर बॉल में मर्ज थी, जो कि 1000 गुना पिनहेड से छोटा था। बहुत ज्यादा जो ना एक छोटे से पॉइंट पे मर्ज थी, एक फायर बॉल में मर्ज थी यूनिवर्स। और ये जो पॉइंट है या ये जो इमेज में आपको नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट है ये हाईली डेंस्ड है। इसकी डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों बहुत ज्यादा हाई हैं। कितने हाई हैं? अनइमेजिनेबल। वी कैन नॉट इमेजिन इट कि उसमें कितना टेम्परेचर या कितनी डेंसिटी थी। और ये जो बबल है छोटा सा, इसको साइंटिस्ट ने सिंगुलैरिटी का नाम दिया। नंबर टू, नंबर वन सिंगुलैरिटी, नंबर टू एक्सप्लोजन। साइंटिस्ट का ये कहना है कि एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुई इक्विलिब्रियम में और इसमें एक एक्सप्लोजन हुआ। जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो कुछ ही सेकंड में हमारा एक एटम वजूद में आया एंड डेट स्मॉल एटम कन्वर्टेड इनटू द यूनिवर्स एंड हाउ द यूनिवर्स इज फॉर्म्ड वी विल बी सीइंग इट। तो एक्सप्लोजन की सूरत में यूनिवर्स हमारी वजूद में आई। तो जिस पॉइंट पर एक्सप्लोजन हुआ
इस पॉइंट पर तीन चीजें वजूद में आई। नंबर वन, टाइम, स्पेस एंड मैटर। ये तीन चीजें वजूद में आई एक्सप्लोजन के साथ। इस पॉइंट से जो यूनिवर्स की फॉर्मेशन थी वो एक ड्रास्टिकली वेरी हाई स्पीड से जो ना यूनिवर्स फॉर्म होना शुरू हुई और एक्सपेंड होना शुरू हुई एट फैंटास्टिक रेट, और ये आज तक एक्सपेंड ही कर रही है। नाउ अब जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ विद इन फ्यू सेकेंड्स, जब टेम्परेचर कूल डाउन हुआ तो यहाँ पर दो किस्म के मैटर, इस पॉइंट पर यहाँ पर मैटर और एंटी मैटर वजूद में आए। ऑब्वियसली हमें पता है कि मैटर एंटी मैटर इज अपोजिट, सो इट विल डिस्ट्रॉय ईच अदर। तो इन्होंने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन इनमें से जो कुछ स्ट्रॉन्ग मैटर थे, स्टेबल मैटर थे, दे सर्वाइव्ड। फॉर एग्जांपल जो मैटर सरवाइव किए इन मैटर और एंटी मैटर की डिस्ट्रक्शन के बाद, वी कॉल्ड देम प्रोटॉन्स। एंड जो उसके बाद हमारे न्यूट्रॉन्स बनना शुरू हो गए। जब अभी दुनिया को बने हुए, अभी यूनिवर्स को बने हुए सिर्फ 1 सेकंड हुआ है, इसमें एंटी मैटर बन गए और मैटर बन गए, दे डिस्ट्रॉयड ईच अदर एंड द सर्वाइविंग मैटर वी कॉल देम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फर्दर टेम्परेचर और डाउन आता है, और टेम्परेचर जब नीचे आता है तो ये जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, दे came together to form a nucleus। जब इन्होंने न्यूक्लियस अपना मुकम्मल कर लिया तो यूनिवर्स में पहली बार हाइड्रोजन एंड हेलियम गैस, हेलियम न्यूक्लियाई वजूद में आया। और जब यूनिवर्स, इस एक्सप्लोजन को तकरीबन 300,000 साल हो गए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर किए। वी नो कि हेलियम न्यूक्लियाई इज दिस एंड जब इन्होंने, अब दुनिया के अंदर जो यूनिवर्स के अंदर जो पार्टिकल्स है, दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। नाउ जब टेम्परेचर और कूल डाउन हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक न्यूक्लियस में आ गए। फर्दर ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री पार्टिकल्स है, दे केम टू फॉर्म अ वन सिंगल एटम। और पूरी यूनिवर्स में एट दैट टाइम द यूनिवर्स वाज फिल्ड विद हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। एंड लेटर फ्रॉम दैट हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस हम हमारे स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडीज, ये सब वजूद में आई। सो हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है, इसके कुछ अहम हिस्से थे। सिंगुलैरिटी, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद हमारे पास क्रिएशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड मैटर। टाइम, स्पेस एंड मैटर के बाद मैटर एंड एंटी मैटर फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वजूद में आए हैं। नंबर 6 इज न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है। न्यूक्लियाई हम इसको कह सकते हैं, इसको हम हेलियम न्यूक्लियाई कहते हैं। ये फॉर्म हुआ है। देन इलेक्ट्रॉन्स
अटैच हुए हैं यूनिवर्स filled with helium and हाइड्रोजन गैस। सो ये कुछ इसके नुकात थे बिग बैंग थ्योरी के। नाउ इसके कुछ वो प्रोपोनेंट्स हैं, हम कह सकते हैं कि इसको कुछ चीज़ें साबित करती हैं कि ये थ्योरी किसी हद तक सही ही है। उसके कुछ एविडेंस भी हैं। नंबर वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू शिफ्ट एंड द रेड शिफ्ट, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये थॉमस हब्बल ने इसको इसकी जो ना इसके बारे में बताया था, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट ये वो फिनोमिना है जब अर्थ से कोई चीज दूर जा रही हो। जब कोई चीज दूर जा रही होती है तो लॉन्गर वेवलेंथ फॉर्म होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें रेड कलर नजर आता है। ब्लू शिफ्ट इज जब कोई चीज अर्थ के करीब आ रही होती है, शॉर्टर वेवलेंथ बनती है। वी नो कि जो हमें कलर्स नजर आ रहे होते हैं वेवलेंथ की बेसिस पे ही नजर आ रहे होते हैं। तो रेड रेड कलर हमें हायर वेवलेंथ से शो होता है, ब्लू कलर हमें लोअर वेवलेंथ से शो होता है। जब कोई चीज अर्थ के करीब आ रही होती है तो वो ब्लू हमें नजर आ रही होती है। सो द ऑब्जर्विंग पोजिशन फ्रॉम फॉर एनी साइंटिस्ट अर्थ, ऑब्वियसली वी लिव ऑन अर्थ, हम अर्थ पर रहते हैं, हमारी सारी ऑब्जर्वेशन अर्थ से है। जो हब्बल थे उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो डिस्टेंट गैलेक्सीज थी दे आर शोइंग रेड शिफ्ट फिनोमिना। रेड शिफ्ट फिनोमिना ये था कि जो दूर वाली गैलेक्सीज थी वो दूर जा रही हैं फर्दर, शोइंग द रेड कलर, रेड शिफ्ट, which in end or which conclusively explains the phenomena of Big Bang as true theory। उसके अलावा इसकी एक और जस्टिफिकेशन है विच इज कॉस्मिक बैकग्राउंड है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अब इसके पीछे एक स्टोरी है। बेसिकली जो आर्नो पेंजियास थे और रॉबर्ट विल्सन थे, दे वर रिसर्चिंग ऑन रेडियो सिग्नल एंड वाइल कैप्चरिंग द रेडियो सिग्नल्स उनको एक हिस साउंड बार बार आ रही थी एंड दे ट्रबल शूटेड इट। उनको फिर भी हिस साउंड शो हो रही थी जहां पर भी वो उसको अपने डिश को या एंटीना को मूव कर रहे थे। सो दे सेड के जो कायनात है उसमें कुछ सिग्नल्स हैं, कुछ जो हीट पैदा हुई थी उसकी उसके कुछ रिमेनेंट है, वो हीट की कुछ रेमिनेंट है दैट इज कॉजिंग द रेडियो सिग्नल एंड जो कि हमें बता रहा है कि एक बिग बैंग हुआ था। तो this is how we can say that Big Bang is a true theory in somehow sense. We cannot conclude it that it is the only true theory, but it is widely accepted theory. Now, now we have studied कि हमारी यूनिवर्स फॉर्म कैसे हुई, पर जिन साइंटिस्ट ने ये बताया कि यूनिफॉर्म यूनिवर्स फॉर्म कैसे हुई, तो उन्होंने हमें ये भी बताया है कि यूनिवर्स का फेट क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। इसके लिए हमें डायग्राम पर जाते हैं जो कि ऊपर है। ओके, तो हम ये डायग्राम देख चुके हैं कि बिग बैंग हुआ। बिग बैंग से मैटर, एंटी मैटर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स एंड द फायरबॉल। अर्थ एक फायरबॉल थी, वी ऑल नो दैट। ये सब फॉर्मेशन हुई। उसके बाद
जो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड इट विल कीप एक्सपेंडिंग, ये एक्सपेंड करती रहेगी। और जो एनर्जी है, एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट कन्वर्जन विल टेक प्लेस इंटरचेंजेबली। तो ये चलता रहेगा, लेकिन इसके एंड क्या होगा? व्हाट विल बी द एंड? इसकी थ्योरीज बताते हैं हमें। सबसे पहले जो अ, मशहूर जो अ, इसकी कुछ थियरीज हैं, हीट डेथ। ये थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स में जब जितने भी ये कंपोनेंट्स है, ये एक्सपेंड कर रही है, ये इसके अंदर जितनी भी एनर्जी है, व्हेन द एनर्जी विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड between all the components, so no work will be performed through energy, क्योंकि evenly energy distribute हो गई है। so work जो there will be no useful energy remain to perform work, so the stars will exhaust their nuclear fuel and die। और इस तरीके से it will lead to a dark and cold universe filled with remnants like black holes and neutron stars and brown dwarfs and etc. This way, universe will become increasingly homogeneous and isotropic, with the temperature approaching absolute zero. Absolute zero temperature, just for knowledge, हम कहते हैं 271 in minus Kelvin। ये वो टेम्परेचर है व्हेन द मॉलिक्यूल स्टॉप मूविंग। हमें पता है कि जो भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड द मॉलिक्यूल्स एंड द एटम्स मूव्स। सॉलिड्स में मूवमेंट वाइब्रेशन टाइप की होती है, मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर इजीली फ्रीली मूव करते हैं, गैस में मोर फ्रीली मूव करते हैं, बट एट दैट टेम्परेचर नो एनर्जी विल बी रिमेन ऑल। जो ना कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली देयर विल बी द एंड ऑफ यूनिवर्स। एंड इसके कॉन्ट्रेरी एक और थ्योरी है, दैट इज बिग क्रंच। द थ्योरी सजेस्ट कि जो यूनिवर्स है, ये ये एक्सेलरेटेड वे में एक्सपेंड करेगी। वी आर लिविंग हेयर, वी आर लिविंग एट दिस पॉइंट। तो ये एक्सपेंड करके एक वक्त ऐसा आएगा, ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। यूनिवर्स अब जो हमारी एक्सपेंडेड यूनिवर्स थी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, एंड इन एंड इट विल बी अगेन the singularity, it will be again converted into a fireball that is highly dense and highly that have high temperature, and uh, यहाँ पर again हम that we will the universe will be converted into a fireball or a singularity। एक और थियरी है जो कहती है बिग रिप। इट सजेस्ट कि यूनिवर्स एक्सपेंशन विल एक्सेलरेट टू द पॉइंट, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन इतना बढ़ जाएगा कि जितने भी ये गैलेक्सी के कंपोनेंट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, दे विल पार्ट अवे। प्लैनेट्स जो होते हैं ना, ये इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर टूट जाएंगे, और जो डार्क एनर्जी होगी वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज कर जाएगी, एंड देयर विल बी नथिंग। ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स, स्टार विल बी रिप्ड ऑफ। उसके बाद एक और थियरी है, दैट इज ऑसिलेटिंग यूनिवर्स और पल्सेटिंग थियरी। पल्सेटिंग थियरी ये कहती है कि वी हैड बिग बैंग and there will be a time when the universe will contract to the point of a fireball, and again the big bang will happen, and again the contraction will happen, and it will be an infinite cycles of big bang and big crunch, expansion and contraction। इसके अलावा एक और थियरी है जो कि इस फिनोमेना को बयान करती है, दैट इज
स्टेडी स्टेट मॉडल। वो ये कहता है कि जो ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, सपोज ये हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ये जो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इसका जो कंपोनेंट्स होते हैं या इसकी जो टोटल अमाउंट होती है, द अमाउंट ऑफ मैटर, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, जो इससे बाहर निकल जाती है वो बाहर निकल जाती है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, और जो इसके अंदर है इट विल बी अ कांस्टेंट, एंड दिस वे द यूनिवर्स विल नेवर एंड। जो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है इट इज कांस्टेंट, इसके जो कंपोनेंट्स है वो कांस्टेंट है। सो फॉर हमने जो चीज हमने पढ़ी, लेट्स हैव ए रिकेप। नंबर वन, हमने पढ़ा यूनिवर्स। यूनिवर्स, what everything that exists. Universe is space खला जगह for everything that exists। हमने पढ़ा कि जो ये everything है it is normal matter, dark matter and dark energy। Then we studied कि यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुई। We studied बिग बैंग theory। हमने इसमें ये देखा कि कॉस्मिक एग किस तरह एक्सप्लोड हुआ, एक्सपेंड हुआ। फिर हमने ये पढ़ा फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स में वी हैव सीन के either it will be a big crunch, big rip और oscillating और steady state मॉडल। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। अच्छा, एक और चीज जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि इनिशियली जो साइंटिस्ट थे, जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, दे बिलीव्ड कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम इज जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मीन्स कि सोलर सिस्टम का जो द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज अर्थ। लेटर कोपरनिकस ने ये चीज बताया है कि नो, द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन। इसको हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक। सो दैट्स इट, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर इन फ्यूचर इफ़ आई मेक एनी वीडियो तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए, एंड यू कैन गेट एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन। मोर ओवर, ये जो आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी टॉपिक, जैसे हमने टॉपिक वन का एक छोटा सा फ्रैक्शन किया है आज, व्हेन द टॉपिक वन विल बी कंप्लीटेड आई विल बी शेयरिंग द नोट्स विद यू गाइस। सो
you don't need to worry. Just subscribe the channel and learn as much as you can. Thank you very much. See you soon.